हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके अलावे हम लोग जेईई मेन के भी क्वेश्चन देखेंगे, नीट के भी क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राफ बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है और उस पर किस प्रकार से अटेम्प्ट लेना है। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर ऑन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो एक चीज है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को देखें, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो एमपी पीएमटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ है, यहाँ नंबर 2 में है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। नंबर 3 में आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है और नंबर 4 में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स है, कोई भी वैरी नहीं कर रहा है। टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअसली आगे की ओर मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा फिक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट आ रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो ये होगा नहीं। दूसरा ये है कि इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला है जो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक मिनट मैं इसे देख लूं, लगता है कि कहीं पे क्वेश्चन में फॉल्ट टाइम, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो है एक एरर है और यहाँ पे आपका इस प्रकार का ग्राफ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करते जा रहा है। अब देख सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ से हम लोग जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो हमारा रेस्ट का ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों जो है आपका सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका 1 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि BHU 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अ बॉय बिगिन टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग अ स्ट्रीट इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। एक बच्चा है जो कि चलता हुआ ईस्ट के तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अलोंग स्ट्रीट, स्ट्रीट के एकदम बिल्कुल फ्रंट पे वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है जहाँ पे हाउस है।
अब यहाँ पे कहता है कि एंड द ग्राफ ऑफ हिज पोजीशन, ये जो ग्राफ का पोजीशन है वो दिखाया गया फिगर में कि किस तरह से बच्चे जो है वॉक कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि दी एवरेज स्पीड, यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड फॉर द होल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है स्पीड पूछ रहा है और पोजीशन और टाइम के बीच हमारा ग्राफ दिया है। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। और इस तरह के ग्राफ को अटेम्प्ट लेने से पहले आप लोग को अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड जितने भी हमने ग्राफ को पढ़ाया है, स्टडी कराया है, ये सभी ग्राफ को अगर आप लोग देखते हैं तो वहां से बिल्कुल जो है ये आसान हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है ये पोजीशन का ग्राफ है और इधर टाइम का एक्सिस है। इस दोनों एक्सिस में हम लोग यहाँ पे ग्राफ को देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन दिया हुआ है वो डिनोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है और ये ई है। मतलब 5 स्टेप में जो है अलग अलग यहाँ पे ग्राफ पे दिया हुआ है कि किस तरह से बच्चे वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पोजीशन है जहां पे देखिए कि टाइम जो है, टाइम आपका 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में बच्चे जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 40। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय एट पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 40 मीटर। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे बी से सी में, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय एट पॉइंट बी टू सी इसकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी आपका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है बी से सी में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय एट पॉइंट सी टू, देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, डी है डी। ठीक है, तो सी टू डी यहाँ कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि दो इंटरवल में यहाँ पे है जो कि यहाँ 40 से चला है और फिर 0 पे आएगा और फिर 0 से 20, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है अगर हम इसको मेजर करें तो यहाँ 40 से लेकर के और फिर 0 और फिर 0 से 20, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे 60 मीटर कवर करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डी से ई पे जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस covered by the by at point D to E इज इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि बॉय जो है ए पॉइंट से चला है और ई पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो यहां से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर जो हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा, एक मिनट, हाँ, टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ई। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो हमने डिस्टेंस निकाला है, इसमें आपका 40 मीटर, इसमें आपका 0 मीटर, इसमें जो हमारा निकला है वो 60 मीटर और इसमें निकला है 20 मीटर। ठीक है, टोटल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60, 100 प्लस 20, 120। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल लेंथ 120 मीटर निकल चुका है। अब यहाँ से मुझे टोटल टाइम यदि मालूम हो जाए तो यहाँ से टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम का जो ग्राफ है उस पर हम लोग एक बार देख लें। देखिए टाइम का जो ग्राफ है उसमें दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। 20 सेकेंड में एक बॉय है जो कि 120 मीटर पार कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस मिल चुका है और टोटल टाइम निकल चुका है। जब टाइम और डिस्टेंस मुझे पता है तो यहाँ से स्पीड आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से क्या होगा कि मुझे 120 बाई 20 यानी कि यहाँ से फाइनली 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन जो है 2 आ रहा है। ठीक है, जिसमें कि 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि ये जो टाइम है वो टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है इस ग्राफ में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपको 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ये पूछा हुआ है के सीईटी, कर्नाटका सीईटी में 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ग्राफ है जो वन डायमेंशनली है। वन डायमेंशन का मतलब हम लोग अगर 1D पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है 1D में है। या दूसरा चीज देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसमें ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अगर पहला ग्राफ को स्टडी करें तो इसमें हमें देखने से ये पता चलता है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो घट रहा है तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो कोई एक ऑब्जेक्ट दो टाइम में क्या एक ही पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हो सकता है? जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं दिखता है, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में यहाँ पर जो है बिल्कुल कर्व है और ये कर्व जो है फिर फाइनली वापस ओरिजिन पे ही आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ही टाइम में दो पोजीशन मिल रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टाइम में दो पोजीशन कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग सर्कुलर फ्रेम को देखें तो सर्कुलर फ्रेम हमेशा जो है 2D में होता है। ठीक है, इसमें 1D पॉसिबल ही नहीं है। चौथा ग्राफ यदि हम देखें तो ये भी आपका कर्व है जो कि आपको रिवर्स ऑफ कॉस के नेचर को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये भी ग्राफ नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिसमें आप ABCD चारों ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें कह रहा है कि कैन नॉट पॉसिबल। गुड, इसका मतलब है कि ऑल फोर, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑल फोर ऑप्शंस है जो कि गलत है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको डराने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो है आपको AIEEE 2008, अभी तो आपको जेईई मेन के नाम से जाना जाता है। जब ये 2008 में हुआ करता था एग्जाम, तो आपको AIEEE के नाम से जाना जाता था। और उस समय जो है ये 2008 में ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा है। आप देख रहे हैं कि इसमें लिटरेचर इतना भरा हुआ है, लेकिन ये डराने के लिए होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक बार लिटरेचर को यदि आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पहले हम लोग इसके लिटरेचर को समझते हैं। इसमें कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे बॉडी क्या है, रेस्ट में है, एट t इक्वल टू 0, और टाइम भी वहां पे 0 है। अब कह रहा है कि इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब क्या कर रहा है कि रेस्ट से ये जो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है और x इक्वल टू 0 पोजिशन मान लिया गया है, इसका टाइम भी 0 है। ठीक है, और 0 से ये मूव करना शुरू किया। ठीक है, जब मूव करना शुरू कर रहा है तो यहां से आपका क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे बोल दिया है कि एक्सेलरेशन जो है इसका कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया गया है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट दिया गया है और टाइम यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट एट द सेम इंस्टेंट, इसी पॉइंट पे मान लीजिए कि यही पॉइंट है और इसी पॉइंट से अनदर बॉडी, दूसरा बॉडी जो है आपको क्या किया, अनदर बॉडी passes through x is equal to 0 move in positive x direction at constant speed। दूसरा बॉडी जो है यहाँ पे इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कह रहा है कि v कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट स्पीड है, पहले वाले में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑन द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1 of t at time and that of the second body by x2 at x2 of t after the some time interval. Which of the following graph correctly describe x1 minus x2 as a function? अगर आप x1 माइनस x2 को यदि फंक्शन मान लेते हैं तो फंक्शन मानने पर कौन सा ग्राफ जो है सही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके हर एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करके और इसको डेरिवेशनल तरीके से इसे हम लोग बनाने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन में पहले इतना थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि दी पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1 of t at time and that of the second body by x2 of t after the some time interval. Which of the following ग्राफ करेक्टली, कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, डिस्क्राइब x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। x1 माइनस x2 जो है किसका है, टाइम का फंक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है, तो कौन सा ग्राफ होगा, आइए देख लेते हैं इसको। देखिए पहली बार में ये कहा है कि कोई बॉडी है जो कि x इज इक्वल टू 0 पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है और उसके बाद जो है फिर ये मूव करना शुरू किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अब इसी पॉइंट से दूसरा बॉडी है ठीक है, जो कि t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 से ये मूव किया, लेकिन ये जो मूव किया है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है। स्पीड जो है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसका यदि हम लोग x1 मान लेते हैं तो x1 जो डिस्टेंस होगा तो हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करें तो यहाँ से ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दूसरा इक्वेशन देखें तो यहाँ पे कहता है कि ये जो बॉडी है ना, ये आपका इनिशियली रेस्ट में था और इसके बाद जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू किया। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू किया, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x2 बराबर यू टी, एक मिनट, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है इस पेन में। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसको हटाइए, x2 बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक्सेलेरेशन का कोई चर्चा ही नहीं है, इसका मतलब। और दूसरा चीज है कि कांस्टेंट स्पीड रखा है। अगर स्पीड कांस्टेंट रखा है इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। तो एक्सेलेरेशन 0 होगा तो यहाँ x2 का जो रिलेशन बनेगा वो केवल ut बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो रिलेशन मिला। अब यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में कि आप जो है, एक मिनट, ग्राफ में हम लोग देख ले कि पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। x1 माइनस x2, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ से है x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 जैसे ही करें तो x1 क्या दिया है, हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस x2 यहाँ पर क्या होगा, ut हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम इसे यहाँ पर कहा है कि x1 माइनस x2 को फंक्शन मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन मान लेते हैं तो इसको y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी, ये हो गया। जैसे ही ये इस तरह का ग्राफ हुआ तो अगर आप पाराबोला का इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप इस तरह के ग्राफ को, इस तरह के इक्वेशन को आप देखे होंगे। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो पाराबोलिक फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब पाराबोलिक फॉर्म में कौन कौन सा ग्राफ होगा हम लोग ऊपर से यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ से लिख दीजिए पहले फंक्शन ऑफ पाराबोला। ये पाराबोला का फंक्शन हो गया। अगर ये पाराबोला का फंक्शन हो गया, अरे यार चला जाता है। अब देखिए जैसे ही पाराबोला का फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ग्राफ है ये भी पाराबोला का नेचर ले रहा है, ये भी पाराबोला का नेचर ले रहा है, ये भी कुछ पाराबोला का नेचर ले रहा है और ये भी पाराबोला का नेचर ले रहा है। अब इसमें पाराबोला का सभी अलग अलग नेचर है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमारे पास उपाय है। हम लोग जो है, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन के केस में आप लोग स्टडी किए होंगे जिसमें कि आप लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से यहाँ पे निकालना है तो फंक्शन किसका है, फंक्शन यहाँ टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई dt इज इक्वल टू a बाई टू। देखिए यहाँ पे ए टी स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा a बाई टू इंटू टी। ठीक है, और माइनस यहाँ पे u हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से कट करके आपको फाइनली क्या आ जाएगा, ए टी माइनस यू। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स को हम लोग 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलता है और ये पॉइंट मुझे बताता है कि ये पॉइंट ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जो कि मैक्सिमा या मिनिमा बताता है। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू यू बाई ए हो गया, यानी कि ये एक ऐसा वैल्यू है जो दो चीजें होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने देखा कि यहाँ पे dy बाई dt गिवन है, तो जैसे ही हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं
तो सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t यहाँ से करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही ग्रेटर देन 0 कहा, इसका मतलब है कि ये जो t वैल्यू है, ये t का जो वैल्यू आया है u/a, ये हमें मैक्सिमम पॉइंट देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से कोई भी ग्राफ जब आगे बढ़ेगा टाइम के साथ तो वो नीचे की ओर आना चाहिए। अब हम लोग ग्राफ को चेक कर लें। ठीक है, इसमें जो है मिनिमम मैक्सिमम, अगर यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव्स में जो t का वैल्यू निकला है, ये t का वैल्यू मिनिमम ग्राफ को शो करेगा, यानी मिनिमम पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट होगा। और ऐसा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो इस चारों ग्राफ में हमारा जो है ये पॉइंट है जो कि मैक्सिमम पॉइंट। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ के बाद ये नीचे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखें तो ये ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ भी ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट है, दो अलग अलग टाइम पे, लेकिन टाइम का वैल्यू हमें एक ही निकला है। यहाँ पर भी है तो इसके बाद ये ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस चारों ग्राफ में यदि हम देखें तो ये जो पॉइंट है वो t का वैल्यू पर यहाँ क्या होगा, इस t पर जो है सबसे मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ से ग्राफ जो है आगे की ओर इंक्रीज करेगा और ऐसी स्थिति में धीरे 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 ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और इस तरीके से इस ग्राफ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो कि नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है और एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ है, जो कि हम लोग वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पढ़े नहीं है, तो हम लोग इसे अगले सेशन में हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है जिसमें कह रहा है कि व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, जो कि आपको WBJE 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में पूछ रहा है। जैसे ही हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग दो चीज देखें। जैसे ही यहाँ पे एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ दिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। अब यहाँ पर देखिए कि डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग अगर इस ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया गया है और ये जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड कहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी कहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा लेकिन यहाँ पर डिसेलरेटरी मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व का जो टेंजेंट पार्ट है वो टेंजेंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। टेंजेंट डिक्रीज होगा यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे एंगल डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप यहाँ पे यानी कि यहाँ पर डिसेलरेटरी मोशन है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेटरी मोशन होगा और ये इंक्रीज करता हुआ जाएगा, तो हमारा ये भी ग्राफ नहीं होगा। और इस ग्राफ में अगर हम देखें स्टडी करें
तो मान लीजिए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वो कब देता है, जब ये स्ट्रेट लाइन पास करता रहे ऑरिजिन से, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कर्व के रूप में पैराबोलिक फॉर्म में आपको ऊपर की ओर मूव करता हुआ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ग्राफ में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है और इसमें भी थोड़ा सा लिटरेचर है, दिखने में बड़ा लगता है और ये सीबीएसई पीएमटी 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें आप देखेंगे कि कहता है कि यहाँ पर अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व। डिस्टेंस टाइम कर्व को हम लोग देखेंगे इस दिया हुआ फिगर में, जिसमें कहता है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो कोई भी कर्व हो और कर्व के किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उस कर्व का यदि हम लोग dx बाई dt निकाल दें तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और यही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये स्लोप कहलाएगा। स्लोप कहलाएगा और जैसे ही ये स्लोप कहलाएगा इसका मतलब है कि ये tan थीटा कहलाएगा। यानी tan थीटा यानी कि अब देखिए यहाँ से जो स्लोप बनेगा, यानी कि ये जो स्लोप होगा और स्लोप टाइम एक्सिस पर जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ही आपका जो है क्या होगा, सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा पार्टिकल का। तो बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे जो है वो एंगल जो बनाएगा आप देख सकते हैं पीछे की ओर जैसे ही लाएंगे तो ये एंगल। सी पॉइंट पे यदि हम जाएं तो सी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा और उसे हम लोग पीछे की ओर यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा, मान लीजिए कि इसको θ1 मान लिए, इसको θ2 मान लिए और डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे यदि हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें और इसे हम लोग पीछे की ओर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से मुझे मालूम चलता है कि ये जो है आप θ3 कर दीजिए। अब यहाँ से एक चीज हम लोग देखेंगे कि θ1 θ2 θ3, तो यहाँ पर θ1 था जो कि बी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ किए। ठीक है, जैसे ही टेंजेंट को ड्रॉ किए तो θ1 का एंगल है जो कि सी से क्या है, छोटा है, यहाँ θ2 है। तीसरा है जो कि आप θ3 है जो कि डी पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है और जब पीछे की ओर इसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये θ3 एंगल बना है। अब इसे भी हम लोग यदि देखें तो ये θ3 जो है छोटा होगा θ2 से। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों में जो एंगल सबसे बड़ा है वो θ2 है। इसका मतलब है कि tan थीटा का वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा θ2 पर। ठीक है, और ये जितना बड़ा होगा इसका मतलब है कि हमारा dx बाई dt भी बड़ा होगा और जैसे ही dx बाई dt बड़ा होगा तो इसी को तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर का मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज पोजीशन टाइम ग्राफ का जो मैक्सिमम क्वेश्चन था और पूछा हुआ क्वेश्चन था हमने कराने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी कई सारे क्वेश्चंस के साथ।